नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास का जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है प्रेमचंद जी के फटे जूते, यानी कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा हुआ एक व्यंग्यात्मक निबंध है ये, जिसमें हम लोग जो प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व है, चरित्र है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो हरिशंकर परसाई जी हैं इनका जो जीवन परिचय वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, अभी आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और बुक के अंदर जो रीडिंग कर रहे हैं हम लोग उसी के हिसाब से इस चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। पहली बात तो यह है कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इतना विस्तार में जाकर के चीज़ें नहीं समझाना चाहता, क्योंकि 9th क्लास के अंदर ना तो आपका जीवन परिचय पूछने वाले हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बारीकियां हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म, अगर हम बात करें कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ, तो सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के अंदर होशंगाबाद जिला है, यानी कि 1922 ईस्वी के अंदर होशंगाबाद जिले के अंदर जमानी गांव है। कौन सा गांव है? जमानी। उस जमानी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से MA करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है वसुधा। जबलपुर से एक पत्रिका निकलती है वसुधा। उस पत्रिका के अंदर ये संपादक का काम करते थे, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई है। और सन 1995 यानी 95 के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये एक संक्षिप्त सा परिचय है। इन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जी जो हैं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, और इन्होंने अपने रचना कर्म से हिंदी साहित्य के अंदर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भी इन्होंने दिया है। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इन्होंने व्यंग्यात्मक, एक व्यंग्य लेखक के रूप में भी इनकी पहचान है। तो हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम सबसे आगे गिना जाता है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है, हंसते हैं, रोते हैं ये, और जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है 2। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये 2 उपन्यास हैं इनके। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायतें मुझे भी हैं, और अंत में ये निबंध संग्रह इनके, और वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, आंतरिक जो विरोध होते हैं, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने समाज के अंदर जो भी अत्याचार, शोषण हुआ, उनके विरुद्ध उन्होंने एक तरह से लिखने का काम करा। और आपने जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देखते हैं कि उन्होंने भी समाज के अंदर व्याप्त जितनी भी बातें थी, उन्होंने बेबाकी से, बिना डरे उनको निकाला, उनको अपने साहित्य के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से उनको उभारने की कोशिश करी थी उन्होंने, ठीक है। तो उसी तरह ये जो हरिशंकर परसाई जी हैं, ये भी उसी तरह से इन्होंने अपने साहित्य धर्म निभाते हुए, एक कवि कर्म, लेखक का धर्म निभाते हुए, इन्होंने भी समाज के अंदर व्याप्त जिन पूंजीपति, उद्योगपति, जमींदारों ने किसान, मजदूर, गरीब के ऊपर जो शोषण किया था, उन चीज़ों को इन्होंने अपने साहित्य कर्म में व्यंग्यात्मक रूप में इन्होंने उभारने की कोशिश की। उनका व्यंग्य लेखन जो है परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता जो है बहुत बढ़ जाती है। अब देखिए, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रेमचंद जी के फटे जूते, ये एक निबंध है इनका हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। तो इसमें प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि प्रेमचंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे
एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो सादगी सरलता से उन्होंने अपना जीवन जिया। जैसे वो बाहर थे, यानी बाहर से वो दिखते थे, वैसे ही वो अंदर से थे। यानी कि अंदर और बाहर का जो उनका व्यक्तित्व है, चरित्र है, उसमें कोई भी अंतर नहीं था। सामान्य तौर पर लोग आप देखते हैं कि बच्चों, आज हर व्यक्ति एक चेहरे पर चेहरा लगाकर घूमता है। यानी वो जैसा आपको दिखाई देता है, जैसी वो आपको बातें करता नजर आता है, वैसा वो आंतरिक रूप से, अंदर से वो ऐसा नहीं होता है। अंदर का उसका व्यक्तित्व अलग होता है और बाहर वो है एक आदर्शवादी, सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो प्रेमचंद जी हैं, उनका व्यक्तित्व इस तरह का नहीं था। तो व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर क्या किया गया है, व्यंग किया गया है। आज जिस तरह की एक दिखावे की प्रवृत्ति चल रही है और लोगों को बस केवल एक अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, व्यंग किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए हरिशंकर परसाई जी का जो जीवन परिचय उसे नोट कर लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो आप जानते हो कि इनका जन्म जो है 1922 ईस्वी के अंदर हुआ है। होशंगाबाद जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ है और ये बहुमुखी प्रतिभा के क्या हैं, धनी माने जाते हैं। तो हिंदी के सुप्रसिद्ध, हम लोग इसको लिख लेते हैं, हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में एक शिक्षक के तौर पर अध्यापन कार्य किया। फिर बाद में स्वतंत्र लेखन करने लगे। इन्होंने जबलपुर से निकलने वाली वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया।
हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, इत्यादि विधाओं में लेखन कार्य कर उल्लेखनीय कार्य किया। उनके व्यंग्य लेखकों में उनके व्यंग्य लेखन में भारतीय जीवन में व्याप्त अनेक बुराइयों का चित्रण हुआ है। इनका निधन सन 1995 ईस्वी में हुआ था। ये इनके हम बात करें एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय है जो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी कि हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में एक शिक्षक के तौर पर अध्यापन कार्य किया, फिर बाद में स्वतंत्र लेखन करने लगे और इन्होंने जबलपुर से निकलने वाली जो वसुधा नामक पत्रिका उसका संपादन कार्य किया। हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, निबंध इत्यादि विधाओं में लेखन कार्य करके और उल्लेखनीय कार्य किया और अपने एक महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। उनके व्यंग्य लेखन में भारतीय जीवन में व्याप्त अनेक बुराइयों का क्या हुआ है, चित्रण हुआ है और इनका निधन सन 1995 ईस्वी के अंदर इनका निधन हो गया। अब हम बात करें कि जो हरिशंकर परसाई जी हैं इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाओं का भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे। तो प्रमुख रचनाएं, हरिशंकर परसाई जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। ये इनके कहानी संग्रह हैं। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं।
रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, इनके उपन्यास हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंध संग्रह इनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायतें मुझे भी हैं, और अंत में आदि है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, इनके व्यंग्य संग्रह हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ हम लोगों ने अभी इनके जो जीवन परिचय उसके बारे में बात करी है और इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। हरिशंकर प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास और व्यंग्य निबंध इन्होंने बहुत लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये दो इनके कहानी संग्रह हैं। और रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज इनके उपन्यास हैं। और इनके द्वारा लिखे गए जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं उनके अंदर तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत और पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायतें मुझे भी हैं और अंत में, ये सारे इनके जो है निबंध संग्रह हैं। लेकिन अगर व्यंग्य संग्रहों की बात करें तो ये वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर इनके व्यंग्य संग्रह हैं। अब हम बात करें कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें प्रेमचंद जी के फटे जूते नाम से हम पढ़ रहे हैं। और इसमें प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के माध्यम से समाज के अंदर व्याप्त अनेक तरह की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उन्हें यहाँ एक व्यंग्यात्मक शैली में हरिशंकर प्रसाद जी ने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो देखिए ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका सार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हरिशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ ये जो निबंध है
ये उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं प्रेमचंद जी। उनको लक्ष्य कर लिखे गया एक व्यंग्य लेख है। लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक फोटो लगा हुआ है, यानी लेखक यहाँ जब बताता है कि उनके सामने एक फोटो लगा हुआ है प्रेमचंद जी का, लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक फोटो है जिसमें उन्होंने धोती, कुर्ता और टोपी पहन रखी है। प्रेमचंद जी के पैरों में बेतरीके की जूते बंधे हुए हैं और उन जूतों में से पथरी निकली हुई, फटे हुए जूते हैं उनके पैरों के अंदर, ठीक है ना। प्रेमचंद जी का एक फोटो है, उनके अंदर उन्होंने बेतरीके से अपने कपड़े पहन रखे एक तरह से, और उसी फोटो के अंदर उन्होंने धोती, कुर्ता और टोपी पहन रखी है। प्रेमचंद जी के पैर में बेतरीके का जूता है, उसमें पथरी निकली हुई है और बाएं पैर के जूते के छेद से एक अंगुली झांक रही है, मतलब जूता जो है उसमें से एक उंगली बाहर निकल रही। कहने का मतलब है जूता कैसा है, फटा हुआ है वो, ठीक है, झांक रही है। उस फोटो को देखकर लेखक सोचने लगा कि जो व्यक्ति फोटो में ऐसा दिखता है वह अपने वास्तविक जीवन में कैसा होगा, क्योंकि फोटो में प्रेमचंद जी की व्यंग्यपूर्ण हंसी देखकर लेखक सोचने लगा कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए सब कुछ मांग कर ले आते हैं, तो प्रेमचंद जी को भी जूते किसी से मांग लेने चाहिए थे। उस फोटो में मुस्कान को लक्ष्य कर लेखक उसका आज से जानना चाहता है। वह पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया, या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया। लेखक का यह भी अर्थ निकालता है कि माधो जो है औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। ये सारे नाम क्या आ रहे हैं बच्चों कि जो मुंशी प्रेमचंद जी थे उन्होंने जो भी उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, उनके जो पात्र थे उन पात्रों को यहाँ पर इस कहानी में यानी कि एक निबंध के अंदर वो बता रहे हैं, और एक कई तरह की जो बातें हैं उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि लोग जब फोटो खिंचवाते हैं तो दिखावा करने के लिए वो लोगों से जाने क्या क्या मांग लाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जो हैं उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन उन्होंने अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको कभी छिपाया नहीं। तो ये पता चलता है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो कितने सरल और सादगी वाले व्यक्तित्व वाले वो व्यक्ति हैं। सरल और सादगी से युक्त व्यक्तित्व के धनी है वो व्यक्ति। किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें आपके सामने आती हैं। सोचने लगा कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए। लेखक फिर प्रश्न करता है कि प्रेमचंद जी का जूता आखिर फट कैसे गया? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए रोज़ मील 2 मील का चक्कर काट कर घर आते थे? क्या बुराइयों को ठोकर मारते मारते जूते फाड़ डाले? लेखक इस तरह प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं या उनके जो उपन्यास हैं उनके पात्रों को लेकर सोचता है कि जिसे प्रेमचंद जी घृणित समझते थे उस पर वो ठोकर मारने से जूता मर गया, जूता फट गया, क्योंकि ये जीवन में किसी से समझौता नहीं कर सके और ऐसे काम जो समाज में घृणित हैं उनका इन्होंने बड़े अच्छे से उनका क्या करा, इन्होंने विरोध किया अपनी कहानी उपन्यासों के माध्यम से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बुक की जो रीडिंग है वो करते हुए चलते हैं और साथ ही साथ हम इस चैप्टर के अंदर जो भी बातें आ रही हैं उनको समझते चलते हैं। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये जो निबंध हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर प्रेमचंद जी की चर्चा होने वाली है। तो मुंशी प्रेमचंद जी को किस किस उपनाम से जाना जाता है ये आप जानते ही हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है उन्हें कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, ठीक है ना, उपन्यास सम्राट, इन उपमाओं से उनको ज़्यादा जाना जाता है। यानी जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कई तरह की साहित्यिक विधाएं लिखी, उन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं उन्होंने, ठीक है, आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। तो इसी वजह से बांग्ला भाषा का एक लेखक है, ठीक है, चट्टोपाध्याय। तो उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय नाम एक व्यक्ति है, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहकर संबोधित किया है? उपन्यास सम्राट। क्या कहा है उनको? उपन्यास सम्राट। तो आज हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अंदर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो सादगी है, उसे हम पढ़ने वाले हैं और उसी के माध्यम से जो हरिशंकर प्रसाई जी हैं इन्होंने एक व्यंग्यात्मक रूप में कई चीज़ों पर व्यंग्य किया है और वो सब चीज़ें भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे यहाँ। तो इसे मैं एक बार मिटा देता हूँ और फिर हम लोग पढ़ते हैं
साथ ही ये भी समझ लीजिएगा कि आज अब जो ये न्यू पैटर्न आपका लगा है 9th क्लास में NCERT का, उसके अंदर हर पैराग्राफ वाइज प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के अंदर प्रश्न होंगे, वो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करिए। प्रेमचंद जी का एक चित्र मेरे सामने है। कौन कह रहा है ये बात? लेखक कह रहा है। लेखक क्या कह रहा है कि प्रेमचंद जी का एक चित्र जो है वो मेरे सामने लगा हुआ है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उस चित्र के अंदर जो प्रेमचंद जी हैं अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, सिर पर टोपी पहन रखी है, कुर्ता और धोती पहने हुए, कनपट्टी चिपकी है। कनपट्टी मतलब ये जो हिस्सा होता है इसको कनपट्टी बोलते हैं। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, यानी कि कनपट्टी बिल्कुल चिपक गई है यूँ, और गाल में जो हड्डियां हैं वो उभर के आ गई, मतलब बिल्कुल दुबले पतले सूखे से। पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं, मतलब चेहरे पर क्या है? मूछें हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं, पाँव के अंदर जो कपड़े के एक तरह से अपन कह सकते हैं पर्दे के एक जूते हैं, और जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं, यानी बेतरीके से वो जूते बांधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। कहने का मतलब है ये इतना सा जो पैराग्राफ है ये आपको समझ में नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो लेखक है हरिशंकर प्रसाई जी, वो मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की जो सादगी है उसको उभारते हुए बताते हुए कहते हैं कि मेरे सामने मुंशी प्रेमचंद जी का एक फ़ोटो लगा हुआ है। उस फोटो के अंदर उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है, उनके पास उनकी पत्नी भी है, सिर पर टोपी पहन रखी है, पैरों के अंदर कैनवास के जूते हैं, लेकिन जो जूता है वो फटा हुआ है, उन्होंने बेतरीके से उसको बांधा हुआ है, और उस जूते में से वो उनकी जो पैर की अंगुली है वो दिखाई दे रही है। तो जैसे ये पैराग्राफ आ गया, अब इस पैराग्राफ के अंदर जैसे कई तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? जैसे आपने पूछ लिया भाई ये जो है आपका कि चेहरे की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रेमचंद जी जो है उन्होंने क्या पहन रखा है, तो धोती कुर्ता टोपी पहन रखा है उन्होंने, ठीक है, उनका परिचय दिया गया है। तो दाहिने पांव का जो जूता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाएं जूते में, बाएं पैर के अंदर जो जूता पहन रखा है उसके अंदर बड़ा सा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। यानी सामान्य तौर पर यह होता है कि जब व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाता है तो अपने पास ऐसी पोशाक, ऐसी ड्रेस रखता है, नई होती है, और जिसे पहन करके वह फ़ोटो खिंचवाता है, ठीक है ना। और सामान्य जीवन के अंदर जो ड्रेस होती है वो अलग तरह की होती है। तो लेखक ये सोचता है कि अगर फ़ोटो खिंचवाने की मुंशी प्रेमचंद जी की ये ड्रेस है, ये पोशाक है, तो फिर वो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। अब ये व्यंग किया गया है किन लोगों के ऊपर, कि ऐसे लोग जो अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। यहाँ पोशाक का मतलब व्यक्तित्व से आ रहा है। तो लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जो अंदर से अलग और बाहर से अलग हो। वो जैसे बाहर दिखाई देते हैं वैसे ही वो अंदर से भी थे। समझ में आए ना। उनके व्यक्तित्व के अंदर दो तरह के चेहरे नहीं थे, वो जैसे अंदर थे वैसे ही वो बाहर दिखते थे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ लेखक जो है वो कहता है कि भाई लोग जो हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए न जाने क्या क्या किन किन वेशभूषाओं को मांग लाते हैं और दिखावा करते हैं एक तरह से, ठीक है ना। एक तरह से अपने आप को, अपनी हैसियत दिखाने के लिए वो इस तरह से सज धज करके इस तरह से फ़ोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके व्यक्तित्व के अंदर वो चीज़ें हमको नज़र नहीं आती है। वो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही वो अंदर हैं, वैसे ही वो बाहर दिखाई दे रहे हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, मैं जब मुंशी प्रेमचंद जी के चेहरे को देखता हूँ
क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की, साहित्यिक पुरखा किसको कहा गया है यहाँ पर? मुंशी प्रेमचंद जी को। किसको कहा गया है? क्वेश्चन आएगा मेरे साहित्यिक पुरखे की, यानी साहित्यिक पुरखा इस पैराग्राफ में किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है, शर्म नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को अगर थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, मतलब तुम्हारे चेहरे पर किसी तरह की परवाह नहीं है और एक विश्वास है तुम्हारे चेहरे पर। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी और दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी हुई मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। अब जैसे क्वेश्चन बन जाएगा भाई, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनकी जो मुस्कान है वो अधूरी क्यों रह गई? तो आप ये कहेंगे कि जब मुंशी प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हुए होंगे और जैसे ही जो कैमरामैन है उनकी फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हुआ होगा तो उन्होंने उनको मुस्कुराने के लिए कहा होगा, और जब मुंशी प्रेमचंद जी धीरे धीरे मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे तभी फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच ली, जिसकी वजह से वो मुस्कान जो है पूरी हंस नहीं पाए, उससे पहले वो फ़ोटो पूरी क्या कर ली गई? क्लिक कर ली गई। इसलिए उनकी जो मुस्कान है उस चित्र के अंदर अधूरी नज़र आ रही है। तो ये भी एक व्यंग्य है, ठीक है। तो यहाँ ये जो पैराग्राफ आ गया है, तो अब सुनिए बच्चों इसके अंदर कि साहित्यिक पुरखे किसके लिए कहा गया है, तो मैंने बता ही दिया, लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखे कहा है। दूसरा क्वेश्चन है प्रेमचंद जी की मुस्कान जो है अधूरी क्यों रह गई? तो ये भी आप बता सकते हो। फ़ोटो खिंचवाते समय जो फोटोग्राफर है उसने प्रेमचंद जी से मुस्कुराने के लिए कहा, तब उन्होंने उनके कहने के अनुसार मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कान ला रहे होंगे, लेकिन तभी फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींच लिया और इस तरह प्रेमचंद जी की जो मुस्कान है वो अधूरी रह गई। तीसरा क्वेश्चन है प्रेमचंद अपनी अंगुली कैसे ढक सकते थे? फ़ोटो खिंचवाते समय प्रेमचंद जी अपनी धोती को यदि थोड़ा सा नीचे की ओर खींच लेते, अर्थात अपने सिद्धांतों से थोड़ा बहुत समझौता कर लेते तो अंगुली ढक सकती थी। नया जूता पहन करके भी अपने पैर की अंगुली ढक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दिखावा नहीं किया, जैसे वो थे वैसा ही उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। इस गद्यांश में प्रेमचंद जी की किस विशेषता का पता चलता है? तो इस गद्यांश में प्रेमचंद जी की विशेषता पता चलती है कि वो बिल्कुल सरल, सहज और सादगी वाले व्यक्ति थे। वे वास्तव में जैसे थे वैसे ही दिखाना चाहते थे। वो अपनी वेशभूषा या बाहरी पहनावे के प्रति बिल्कुल बेपरवाह रहते थे, क्योंकि वे गंभीर स्वभाव के और विचारों में डूबे हुए से दिखाई देते थे। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर किसी तरह का दिखावा नहीं है, जैसा है वैसा वह अपने आप को प्रस्तुत करता है, और यही कारण है कि आज वो गद्य सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से वो जाने जाते हैं। तो ये जो पैराग्राफ अभी पढ़ा है बच्चों, एक पन्ना आप लोगों ने पेज पढ़ा एक तरह से, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग कई बातों को जानते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, और इस चैप्टर को हम लोग आगे इसी तरह से बढ़ाते चलेंगे। देखिए जो 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोग उनका जो वर्क है अपनी नोटबुक में करते रहें। मैं यहाँ बोर्ड पर जो है पहले ही नोट करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप उन चीज़ों को देख देख करके अपना होमवर्क कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरह की कठिनाई आनी चाहिए। बाकी मैं आपको जो PDF फॉर्म है उसमें भी नोट्स सेंड कर रहा हूं, तो आप अपने रजिस्टर में अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट रखें, ताकि हम लोगों को जब रिवीजन करने का समय मिले तो पढ़ने में आसानी रहे और किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरतें आप लोग। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।